नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं। आज देखते हैं 1857 की क्रांति में आगे कौन कौन सी घटनाएं आती है, उनका वर्णन करते हैं। दोस्तों, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उस युद्ध के बाद में ही भारत में अंग्रेजी शासन की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और रॉबर्ट क्लाइव को, जिसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, उसको भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, 1757 से लेकर 1857 के मध्य अंग्रेजों द्वारा अनेक ऐसी नीतियां बनाई गई जो बाद में अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। तो उन नीतियों को, उन संधियों को आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जिनके क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, बात है सन 1798 की। 1798 में भारत का गवर्नर बनता है, ये बंगाल का गवर्नर रहेगा, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर का जो दर्जा दिया गया था वो 1833 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। उससे पहले जो भारत के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर कहते हैं। तो 1798 में बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेलिस्ली। इस वेलिस्ली के द्वारा 1798 में, वेलिस्ली के द्वारा 1798 में एक नीति बनाई जाती है। नीति का नाम था सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति। और जो कोई राज्य, याद रखोगे, जो कोई राज्य अंग्रेजों से यह संधि कर लेता था, कौन सी संधि, सहायक संधि, अंग्रेज उस राज्य की, अंग्रेज थे वो उस राज्य की युद्ध के समय हर प्रकार से क्या करते थे, सहायता करते थे। दोस्तों, देशी राजाओं को सहायता की आवश्यकता कब पड़ती है, आप थोड़ा सा देखेंगे। सन 1707 में, ये थोड़ा अलग बात है, थोड़ा आप याद रखोगे, बाकी जब हम इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम इनको देखेंगे विस्तार से। 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राज्य मुगलों के अधीन थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक आए सभी दुर्बल और कमजोर थे। वो भारत को एक रूप में बांधकर नहीं रख सके, जबकि औरंगजेब के समय तक संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आते हैं सभी अयोग्य रहते हैं, इसलिए केंद्रीय सत्ता को वो कायम नहीं रख सकते हैं और भारत के अनेक राजा थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं। इस स्वतंत्रता का लाभ अनेक लुटेरी जातियां उठाते हैं। और स्पेशली यदि अपने राजस्थान की बात करें तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है दोस्तों, राजस्थान पर दो विदेशी क्या वो भारत के थे, उनका आक्रमण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जैसे राजस्थान पर आक्रमण प्रारंभ हो जाता है मराठों का। इसके अलावा मराठों का साथ एक जाति और देती है, वो कौन सी, पिंडारी। आप ये थोड़ा वैसे स्पेशली याद रखोगे कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, भारत में अनेक राजा होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, जिसका दूसरा राजा क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पर मराठों और पिंडारियों के आक्रमण क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने भारतीय देशी राजाओं को यह आश्वासन दिया क्या, कि यदि यह देशी राजा अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं तो चाहे फिर उन देशी राजाओं पर कोई भी आक्रमण करे, चाहे पड़ोसी राजा आक्रमण करे, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करे, उन सबसे मुकाबले के लिए अंग्रेज हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। यानी अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को यह लालच दिया कि यदि आप हमसे संधि करोगे तो हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। और मित्रों, जो भारतीय राजा थे वो अंग्रेजों के इस बहकावे में आ जाते हैं और वो अंग्रेजों से क्या कर लेते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखोगे, यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं कि भारत में सहायक संधि की नीति का जन्मदाता कौन है, लॉर्ड वेलिस्ली है। और समय पूछे तो 1798। इस संधि की दो विशेषता थी, कौन सी, जो राज्य अंग्रेजों से
यह संधि करता था, जो राज्य अंग्रेजों से यह संधि करता था, उस राज्य की विदेश नीति, उस राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों द्वारा तय की जाती थी। ठीक है, यदि कोई भी राज्य अंग्रेजों से यह संधि करता था तो उस राज्य की जो विदेश नीति है वो अंग्रेज तय करते थे। विदेश नीति का मतलब क्या दोस्तों, कि पड़ोसी राज्य के साथ उस राजा को कैसा व्यवहार रखना है, इसका फैसला अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। दूसरी नीति क्या थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है दोस्तों, देखोगे आप आगे जाकर, कि कोई भी राज्य यदि अंग्रेजों से यह संधि करता था तो अंग्रेज अपना एक अधिकारी उस राज्य में नियुक्त कर देते थे। उदाहरण के लिए जैसे जयपुर अंग्रेजों से सहायक संधि करेगा तो अंग्रेज अपना एक व्यक्ति जयपुर राज दरबार में नियुक्त कर देते थे, जिसे पॉलिटिकल एजेंट के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा पॉइंट है, शॉर्ट में याद रखोगे, पॉलिटिकल एजेंट के पद का सृजन भी पॉलिटिकल एजेंट के पद का सृजन भी इसी नीति का परिणाम था, कि कोई भी राज्य यदि अंग्रेजों से यह संधि करेगा तो अंग्रेज अपना एक आदमी उस दरबार में नियुक्त कर देंगे, जिसे पॉलिटिकल एजेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर फिलहाल याद रखना है कि भारत में सहायक संधि की नीति का प्रारंभ होता है 1798 में। सहायक संधि की नीति का जन्मदाता है लॉर्ड वेलीजली। पॉलिटिकल एजेंट का पद था, वो कौन सी संधि का परिणाम था, कौन सी नीति का परिणाम था, सहायक संधि की नीति का परिणाम था। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि पॉलिटिकल एजेंट के पद का जो सृजन किया गया था वो किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलीजली के शासनकाल में हुआ था। आगे अपन जब राजस्थान के संदर्भ में इस क्रांति को पढ़ेंगे तो दोस्तों पॉलिटिकल एजेंटों का नाम वहां पर आएगा। जैसे मेवाड़ में मैकमोहन का सर काट क्या हुआ कि दुर्ग के द्वार पर लटकाया गया था, मेजर बटन का सर काट के पूरी कोटा शहर में घुमाया गया था। तो जो पॉलिटिकल एजेंट का पद था वो भी कौन सी संधि का परिणाम था, सहायक संधि का परिणाम था। अब ये देखते हैं कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि कौन सी रियासत के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि भारत में सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी, हैदराबाद थी। हैदराबाद का जो शासक था वो था निजाम हैदर अली। निजाम हैदर अली। तो याद रखोगे कि सहायक संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी, हैदराबाद थी। और हैदराबाद के कौन से शासक ने सहायक संधि की थी, निजाम हैदर अली ने की थी। कब की थी, 1798 में। अब यदि अपन बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो उसकी थोड़ी सी बात करें तो ध्यान रखना, राजस्थान में अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, भरतपुर थी। समय आपको याद रखना है 29 सितंबर 1803 की अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत हैदराबाद है और राजस्थान की प्रथम रियासत है भरतपुर। और भरतपुर ने अंग्रेजों से यह संधि की थी 29 सितंबर 1803 को। शासक का भी आपको नाम याद रखना है। जब भरतपुर ने अंग्रेजों से यह संधि की थी तो भरतपुर का जो शासक था वो था रणजीत सिंह। कौन था, रणजीत सिंह था। तो 5-7 प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं, आप देखोगे। सहायक संधि 1798 में ये गवर्नर प्रारंभ करता है, पॉलिटिकल एजेंट का पद का निर्माण होता है। भारत में सबसे पहले हैदराबाद यह संधि कर रहा है। राजस्थान में सबसे पहले यह संधि क्या कौन कर रहा है, भरतपुर कर रहा है 29 सितंबर 1803 को। शासक का नाम है रणजीत सिंह। लेकिन आप याद रखोगे कि भरतपुर तथा अंग्रेजों के मध्य, भरतपुर तथा अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी वो क्या रही थी,
असफल रही थी। असफलता का कारण भी अपन देखेंगे, लेकिन अंग्रेजों के साथ जो सफल सहायक संधि हुई थी, अंग्रेजों के साथ जो सफल सहायक संधि की थी वो राजस्थान की कौन सी रियासत ने की थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखोगे अंग्रेजों के साथ सफल सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी अलवर, और समय था 14 नवंबर 1803। और जो अलवर का शासक था जिसने यह संधि की थी, उस शासक का नाम था जय सिंह। तो आपको यह याद रखना है कि अंग्रेजों से राजस्थान में वैसे तो संधि भरतपुर ने की थी, लेकिन सफल सहायक संधि की थी अलवर ने। कब? 14 नवंबर 1803 को की थी। भरतपुर ने जो संधि की थी वो क्या रही थी? असफल रही थी। इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसका आप कारण याद रखोगे, अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य युद्ध होता है। कि भरतपुर वाली वो संधि असफल क्यों रह गई थी? अंग्रेजों व मराठों के मध्य युद्ध होता है, और युद्ध में अंग्रेजों की होती है विजय, और जो मराठा शासक मल्हार राव होलकर था, उस मल्हार राव होलकर की होती है हार। तो मल्हार राव होलकर है वो अंग्रेजों के डर से भागकर कहां चला जाता है? भरतपुर चला जाता है। और भरतपुर का जो शासक होता है रणजीत सिंह, वो उसे लोहागढ़ दुर्ग में क्या दे देता है? शरण दे देता है। और जब अंग्रेज पीछे पीछे आकर रणजीत सिंह से उस मल्हार राव होलकर की मांग करते हैं, तो रणजीत सिंह अंग्रेजों को देने से क्या कर देता है? मना कर देता है। फलस्वरूप यह संधि क्या रही थी? असफल रही थी। तो आप थोड़ा सा इन पॉइंटों को देखोगे। सहायक संधि की नीति का जन्मदाता लॉर्ड वेलीजली है। समय था 1798 का। इसके तहत विदेश नीति का निर्धारण कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। पॉलिटिकल एजेंट के पद का सृजन भी इसी संधि का परिणाम है। और भारत में अंग्रेजों से संधि सबसे पहले हैदराबाद के शासक हैदर निजाम था, उसने की थी 1798 में। राजस्थान में यह संधि करने वाली पहली रियासत भरतपुर थी। समय 29 सितंबर 1803 का था, और शासक था रणजीत सिंह। लेकिन संधि क्या रही थी? असफल, क्योंकि रणजीत सिंह ने मराठा शासकों को क्या दी थी? शरण दी थी। सफल सहायक संधि करेगी अलवर। कब? 14 नवंबर 1803 को। शासक का नाम क्या रहेगा? जय सिंह। तो एक बार देखिएगा आप इसे। आगे देखते हैं। एक संधि और देखनी है अपने को। आप इन सबको याद रखोगे, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इन संधियों का एक प्रश्न वो रीट में भी आया था, जो भी हम यहाँ पर देखेंगे। रीट में भी जो 2017 में अपना एग्जाम लगा था उसकी बातें हैं। तो आगे एक गवर्नर अपन और पढ़ेंगे। गवर्नर का नाम है लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम। ये बातें हैं 18वीं शताब्दी की। अपने को यह भी पता होना चाहिए, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। प्रारंभ में जो भारत की राजधानी वो कलकत्ता रहती है। 1911 में ये राजधानी कहां जाती है? कलकत्ता से दिल्ली जाती है। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है, उस टाइम जो भारत का गवर्नर था वो था लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय, जिसके ऊपर राजस्थान के क्रांतिकारी थे दोस्तों प्रताप सिंह बारट। उन्होंने क्या फेंका था? बम फेंका था। ये भी अपन आगे देखेंगे। तो जबकि 1800 शताब्दी की क्रांति से पहले की घटनाओं में अपन पढ़े, तो 18वीं शताब्दी में भारत में गवर्नर आया था लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम। इसका दोस्तों भारत में आने का एक ही उद्देश्य था। भारत में
करने का इसका एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। इसको भारत में भेजने के पीछे ब्रिटिश सरकार का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य है उसकी सीमाओं का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, यानी जो राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हैं उनको भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए। किसको भेज देते हैं? लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम को। और इसने एक नीति बनाई दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग्स ने एक नीति बनाई, कौन सी? या आप एक संधि मान लीजिए, आश्रित पार्थक्य की नीति। तो जैसे सहायक संधि की नीति का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली है, उसी प्रकार आश्रित पार्थक्य की नीति का जो जनक है वो है लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम। इस नीति का भी सेम उद्देश्य था कि कैसे भी देशी राजाओं को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन लाया जाए, तो इसने बना दी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो इस नीति के तहत अंग्रेजों से मुख्य रूप से 3 रियासतों की अपन यहां पर संधि देखेंगे, वो कौन कौन सी थी। तो पहली रियासत की बात करते हैं। पहली रियासत थी करौली, और समय की यदि अपन बात करें 15 नवंबर 1817। तो हार्डिंग्स की नीतियों के तहत संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत है करौली। समय है 15 नवंबर 1817। और उस टाइम करौली का जो शासक था उसका भी आपको नाम याद रखना है, हरबख्श पाल सिंह, हरबख्श पाल सिंह। तो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की यदि प्रथम रियासत पूछे तो करौली, पहला शासक पूछे तो हरबख्श पाल सिंह। फिर दूसरी रियासत की यदि अपन बात करें तो दूसरी रियासत थी कोटा। हालांकि धीरे धीरे सभी रियासतों ने कर ली थी, धीरे धीरे सभी रियासतों ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि। लेकिन यहां पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात कर रहे हैं। ये समय भी पूछा जाता है, शासक का नाम भी पूछा जाता है। कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। और एक प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, लगभग पूछा ही जाता है कि अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो जब एकीकरण वाला मैटर पर ने पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में भी शामिल सिरोही हुई थी, और अंग्रेजों से भी सबसे अंत में संधि किसने की थी? सिरोही ने की थी। तो लास्ट रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी? तो रियासत थी सिरोही। 11 सितंबर 1823 और शासक था शिव सिंह। जो बोर्ड पे हम कुछ लिख रहे हैं उसके अतिरिक्त मैं जो बोल रहा हूं उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये हार्डिंग्स प्रथम के समय में ये संधि आती है, नीति आती है, 3 रियासतें अपन ने देखी है, सबसे पहले करौली, सबसे लास्ट में सिरोही आती है। ध्यान रखना 1823 तक आते आते अपने राजस्थान की जो सभी देशी रियासतें राजा थे वो सारे अंग्रेजों के क्या हो जाते हैं? अधीन हो जाते हैं। अब उनके पास एक ही काम रह गया था राजाओं के पास, भाई यदि उन पर कोई आक्रमण करता तो उसका मुकाबला अंग्रेज करते, पड़ोसी राजा के साथ उसे कैसा व्यवहार करना है इस बात का निर्धारण भी कौन करेंगे? अंग्रेज। तो इनके पास एक ही काम रह गया था, खाना पीना और ऐश करना। इसलिए ये जो राजा थे नकारा हो जाते हैं और जनता पर अनेक प्रकार के क्या लगाने लग जाते हैं? कर लगाने लग जाते हैं। फलस्वरूप राजस्थान में क्या होंगे? किसान आंदोलन होंगे। वो भी इसी बात का परिणाम था। तो ध्यान रखना इन संधियों के बाद में धीरे धीरे जो राजस्थान था उस पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है आश्रित पार्थक्य की नीति का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम है।
किसको ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने हेतु भारत भेजा था? हार्डिंग्स प्रथम को। राजस्थान में यह संधि करने वाली पहली रियासत करौली, शासक का नाम हरबख्शपाल सिंह। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर रियासतों का नाम नहीं देता, केवल 4 राजाओं का नाम देकर पूछ लेगा कि सबसे पहले अंग्रेजों से संधि किसने की थी? हरबख्शपाल सिंह ने। और सबसे अंत में की थी सिरोही के शासक शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को। तो एक बार आप देखो इनको। हेलो, आगे देखते हैं। यदि हम डायरेक्ट राजस्थान की 6 छावनियों से स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन थे वो अपने सिलेबस के हैं, वो रह जाते, इसलिए अपने को यह भी देखना जरूरी था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पद तो अपन ने देख लिया कि पॉलिटिकल एजेंट के पद की शुरुआत हुई थी वेलीजली के शासनकाल में, लेकिन एक पद और है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेजी। वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो जब 1823 के आते आते संपूर्ण राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रत्येक रियासत में तो नियुक्त कर दिया एक एक पॉलिटिकल एजेंट, और फिर इन पॉलिटिकल एजेंटों के ऊपर संपूर्ण राजस्थान में एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे कहा गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखते हैं। और एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय था वो बना देते हैं प्रारंभ में अजमेर। तो देखते हैं, थोड़े से 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण आप याद रखोगे इनको। इन संधियों के बाद आप इनको याद रखोगे। इन संधियों के बाद प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। सेकंड है, पॉलिटिकल एजेंटों पर नियंत्रण हेतु एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत हुई। इसमें होता क्या था, अंग्रेजी शासन काल में जो पूरे भारत का जो शासन का नियम था, जो शासन प्रणाली थी, वो 3 भागों में बटी हुई थी। सबसे उच्च स्तर पर होता था गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल के नीचे होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और रियासतों में होता था पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट तो होते थे रियासतों में, ये होता था राज्य में, पूरे राज्य में एक ही रहता था, और ये होता था पूरे देश में। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो रियासतों की सूचना देते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल को। ठीक है, जैसे वर्तमान में राज्यपाल है कि राज्य में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उन सबकी सूचना केंद्र सरकार को राज्यपाल देता है। उसी प्रकार जो रियासतों में घटनाएं घटित होती थी वो पॉलिटिकल एजेंट देता था एजेंट टू गवर्नर जनरल को, जो राज्य स्तर पर होता था। ये पॉलिटिकल एजेंट रियासतों में होता था, और एजेंट टू गवर्नर जनरल ये सूचनाएं देता था गवर्नर जनरल को। तो पॉलिटिकल एजेंटों पर नियंत्रण हेतु एजीजी के पद की क्या होती है? शुरुआत होती है। 1832 में 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी
रेजिडेंसी की स्थापना, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में की गई थी। संधियों का परिणाम है की गई थी। अब एक किसी ने पूछा था एक बार कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। चौथा प्रश्न है, चौथा पॉइंट है, राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी एजीजी का मुख्यालय होता था राजस्थान का प्रथम एजीजी, राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट थे, मिस्टर लोकेट थे। 1845 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू बनाया गया था। तो भारत में जो ये संधियां हुई इनके कई परिणाम निकले। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकलता है कि इन संधियों के बाद प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों द्वारा पॉलिटिकल एजेंटों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। पॉलिटिकल एजेंटों पर नियंत्रण हेतु एजीजी की पद की शुरुआत होती है। 1832 में, ये प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया था, 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की अंग्रेज क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। स्थान पूछा गया था कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय प्रारंभ में कहां पर था, अजमेर में था। ये जो राजपूताना रेजिडेंसी होती थी ये मुख्य रूप से किसका मुख्यालय होता था, एजीजी का होता था। राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट थे और इस एजीजी का जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता था ये माउंट आबू होता था। ये शुरुआत हुई थी 1845 में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू पूछा गया है, भारत में एक व्यक्ति होता था अंग्रेजी शासनकाल में जिसे भारत मंत्री के नाम से जाना जाता था या भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। उस भारत मंत्री या भारत सचिव का आमतौर पर मुख्यालय रहा करता था बंबई, लेकिन भारत सचिव का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता था शिमला। उसी प्रकार एजेंट टू गवर्नर जनरल का वैसे आमतौर पर मुख्यालय रहता था अजमेर, लेकिन गर्मियों के दिनों में कहां बनाया जाता था, माउंट आबू। तो दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है कि भारत सचिव का तो ग्रीष्मकालीन आवास रहा करता था शिमला और एजेंट टू गवर्नर जनरल का ग्रीष्मकालीन आवास रहा करता था माउंट आबू। आगे देखते हैं। तो एक पद का नाम